Hello everyone, welcome back to a new class from the chapter Revolution in Europe. That is your first chapter from the class 10th. प्यारे बच्चों, आज हम अपने चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके हिस्ट्री चैप्टर 1 से लिया गया है। दैट इज जो कि आपका स्टार्ट होगा नेपोलियन चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जो नेपोलियन को लिया गया है बेटा वो चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन माना गया है क्योंकि जो राइज हुआ था नेपोलियन का बेटा उससे उसमें मोनार्की आई थी फ्रांस में बेटा, तो इसलिए उसको चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन माना जाता है। तो उसी के रिगार्ड में हम ये टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है आपका नेपोलियन बोनापार्ट जिसका नाम था बेटा चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोला गया बेटा? चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला गया है। द राइज ऑफ नेपोलियन मार्क हिज राइज ऑफ मोनार्की का राइज हुआ था बेटा जब किसकी बात आई थी बेटा? जब फ्रांस की। हावर नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट किया था। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा लागू करना। इसका मतलब क्या होता है? लागू करना। किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना उसको क्या बोलते हैं? लागू करना बोलते हैं। सम और रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसके। रिवोल्यूशनरी जो बदल देने, क्रांतिकारी होता है बेटा। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसके कुछ क्रांतिकारी आइडियाज थे एंड प्रिंसिपल्स थे बेटा। उसके प्रिंसिपल्स फोकस किए थे। ही डिड दिस बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। हम उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो नेपोलियन के द्वारा लिए गए थे। स्टेप्स क्या क्या थे बेटे, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो है बेटा, सबसे पहले जो स्टेप लिया गया था वो क्या था बेटा? ही इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804। उसने सिविल कोड 1804 को बेटा, जिसको हमने जिस 1804 वाले कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है तो हम ध्यान रखेंगे। 1804 का सिविल कोड जो था बेटा वो क्या था बेटा? नेपोलियन कोड भी इसको बोला जाता है। 1804 सिविल कोड था बेटा। दिस कोड इंस्टीट्यूट किया, इसने लागू किया किसको? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी। किसका? इक्वेलिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी क्या है? बिल्कुल इक्वल है। राइट टू प्रॉपर्टी का दिया बेटा अधिकार, वाज एस्टेब्लिश्ड एंड ऑल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ हाई बर्थ जो होते थे एंड क्लास वर एबोलिश्ड, उनको सबको खत्म कर दिया। देखो, हाई बर्थ का मतलब क्या होता है? कोई किसी राजा के घर में जिसने जन्म लिया है, या हाई क्लास सोसाइटी मानते थे जैसे ब्राह्मण वगैरह होते थे, या कुछ ऐसे थे जो कैपिटलिस्ट व्यक्ति थे जिनको कैपिटल जिनके पास ज्यादा है, वो थे जो किसान थे उनको नीची जाति उनको माना जाता था। तो ये ऐसे सारे जितने भी प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस का मतलब होता है बेनिफिट्स होना। मैं लिख देता हूँ, प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। तो जितने भी बेनिफिट्स थे बेटा जो बर्थ के द्वारा लिए जाते थे, उन सबको उसने क्या कर दिया था बेटा? अबोलिश कर दिया था। तो 1804 के तहत जो जो हुआ था वो क्या हुआ था बेटा? कोड ऑफ इंस्टीट्यूट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेजेस का अबोलिश कर देना बेटा। ये इसके कोड के मुश्किल, इसके कुछ प्रमुख क्या थे बेटा? वो कुछ उसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। दिस कोड वाज आल्सो promulgated to other parts of, ये और जगह पे भी लागू हुआ, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी लागू हुआ बेटा, विच वर कंट्रोल्ड बाय फ्रांस, जिसको कौन कंट्रोल करता था बेटा? फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। ऐसे एरियाज विच आर कंट्रोल्ड बाय फ्रांस, तो ऐसे सम पार्ट्स थे यूरोप के विच आर कंट्रोल्ड बाय फ्रांस, जिनको कौन कंट्रोल करता था बेटा? फ्रांस कंट्रोल करता था। वहां पर भी ये सारे के सारे लागू हुए बेटा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ? इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जैसे कौन कौन सी थी? स्विट्जरलैंड थी, जर्मनी थी, डच रिपब्लिक था या इटली थी। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सिंप्लीफाइड किया एंड एंड कर दिया फ्यूडल सिस्टम जो था, एंड लिबरेटेड आजाद कर दिया पीसेंट फ्रॉम सेफडोम। सेफडोम का मतलब जो पीसेंट आधारित थे बेटा उनका सामने को क्या कर दिया बेटा? उनको बिल्कुल लिबरेटेड कर दिया, उनको आजाद कर दिया बेटा। तो फ्रीडम फॉर क्या लिबरेशन किसके लिए लेके आया बेटा? पीसेंट्स के लिए क्या लेके आया था बेटा? लिबरेशन लेके आया।
इन टाउन्स रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन गर्ल्स और रिमूव जो इम्पोज थे बेटा गिल्स के ऊपर वो रिमूव कर दिए गए। द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया गया और बिजनेसमैन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थे बेटा और ट्रेडर्स थे बिगन टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज को इस चीज को रियलाइज करने लगे बेटा। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया बेटा किसका, एक यूनिफॉर्म सिस्टम था बेटा किसका, लॉज का बेटा, तो रियलाइज करने लगे। पीपल ऑफ अदर यूरोपियन कंट्री जो थे बेटा इनिशियली वेलकम द फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया बट लेटर बिगेन टू अपोज देम बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन के कारण और सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन देम और सेंट्रल सेंसरशिप उसके ऊपर लगा दी गई। उसके कारण वो क्या कर दिया गया बेटा, उसको इम्पोज कर दिया गया। इसके कारण उन्होंने उसका क्या किया बेटा, अपोज किया। तो ये थे बेटा नेपोलियन बोनापार्टे के कुछ उनके द्वारा चेंजेस जो किए गए थे वो बेटा तो मैं बता देता हूँ एक बार क्या क्या थे, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या लेके आया था बेटा, ये हमारे लिए लेके आया था बेटा। मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। सबसे पहले एक कोड था। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोड? द कोड इज सिविल कोड ऑफ 1804। उस सिविल कोड को क्या नाम दिया गया बेटा, नेपोलियनिक कोड का नाम दिया गया। दिस कोड इंस्टीट्यूटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ध्यान रखना बेटा सबसे पहले क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सब हैं जो बेटा सब क्या है, इक्वल रखे जाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट है बेटा उसको एस्टेब्लिश किया। ऑल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ हाई बर्थ, जो प्रिविलेजेस थे जो बेनिफिट्स थे बेटा हाई बर्थ वाले सबको अबोलिश कर दिया गया और सबको क्या माना गया बेटा, बिल्कुल इक्वल माना गया। तो ये थे बोनापार्टे का सिविल कोड के अंदर 1804 के अंदर। तो ये जो सारे कोड था बेटा ये ऐसे एरिया जिनको कंट्रोल फ्रांस करता था, यूरोप के कुछ सारे एरिया थे, सम पार्ट्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय फ्रांस। ऐसे एरिया थे बेटा जिनको कंट्रोल कौन करता था, फ्रांस करता था। तो ऐसे एरिया में भी ये चीजें लागू हुई क्योंकि दैट वर कंट्रोल्ड बाय फ्रांस के द्वारा कंट्रोल्ड होते थे। कुछ कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डच हो गया, रिपब्लिक ऑफ इटली हो गया, सिंप्लीफाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को और फ्यूडल सिस्टम लिबरेटेड कर दिया। पीसेंट्स को लिबरेशन दिलाई बेटा किसने, नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रीडम दिखाई। और कुछ टाउन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन गिल्ड्स के ऊपर जो टाउन थे बेटा उनके ऊपर वो रिमूव उनको रिमूव कर दिया गया। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया गया बेटा, इम्प्रूव किया गया ट्रांसपोर्टेशन को। और बिजनेसमैन लोग जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, ट्रेडर्स थे, उन्हें रियलाइज होने लगा कि इंपॉर्टेंस किसकी, एडवांटेज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज की बेटा, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगने लगा। और पीपल ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज के जो पीपल थे उन्होंने स्टार्टिंग में तो वेलकम किया बेटा, स्टार्टिंग में क्या किया, वेलकम किया किसका, इसका नेपोलियन बोनापार्टी का या फ्रेंच आर्मीज का। लेकिन कुछ इंक्रीज टैक्सेशन के कारण उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, सेंसरशिप को इम्पोज के कारण उनका क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। जिससे शुरुआत होती है बेटा बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वो कैसे होती थी बेटा उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। देखिए ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी के मिड में देर वर नो नेशन स्टेट इन यूरोप। कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। और नेशन स्टेट की मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंतर्गत जो आपका फ्रेडरिक जो आपके पेंटर थे बेटा जिन्होंने 4 पेंटिंग दी थी वहां पे नेशन की के वहां पे एक डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन के अनुसार नेशन किसको बोला जाता है, मैं एक बार आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए नेशन, नेशन किसकी डेफिनेशन किसको बोला जाता है बेटा, वो बोला जाता है इसको जो हम अभी अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये देखिए बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ए नेशन स्टेट रेफर्स टू ए कंट्री विद वेल डिफाइंड जिसकी बाउंड्री हो, कल्चर के शेड हिस्ट्री शेड करते हो और गवर्नमेंट उनके चॉइस की हो। और नेशन स्टेट है जिसमें सपोज हो बेटा यूनिटी सफरेंस और कोऑपरेशन हो बेटा, तो ऐसे को बेटा नेशन स्टेट उसी को कंट्री को बोला जाता है जिसमें बाउंड्रीज वगैरह भी हो, लोग सेम शेयर शेड करते हो हिस्ट्री को,
कल्चर भी उनका अच्छा हो, ये सारी चीजें भी हो बेटा, उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, हम उन सबको ही क्या बोलते हैं, हम उन सबको ही नेशन स्टेट बोलते हैं। तो उसके बाद ही हमने बोला कि यूरोप में जब भी मिड 18 सेंचुरी की बात थी, तो मिड 18 सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट यूरोप में नहीं था। इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट वन नेशन, ये सब एक नेशन नहीं थे, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, बट वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स, और ये बहुत सारे किंगडम्स में बटे हुए थे। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की चलती थी। मोनार्की मींस जो किंग है बेटा उसके अनुसार सारे काम होते थे, किंग का, राजाओं का शासन था। सेवरल फैक्टर लेड टू इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कुछ फैक्टर थे बेटा जिसके कारण आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का आया द लेटर हाफ द 18th सेंचुरी के बाद बेटा। वो क्या था, सम ऑफ दीज वर द मिडिल क्लास, लिबरलिज्म एंड द राइट ऑफ न्यू कंजर्विज्म आफ्टर 1815 एंड इम्पोजिशन बाय द पीपल। इनके कुछ क्या थे बेटा ये आइडिया, कुछ तो राइज ऑफ द मिडिल क्लास राइज हुई बेटा, लिबरलिज्म आजादी, सेकंड थर्ड वन क्या है, राइज ऑफ ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के, और अपोजिशन की गई किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो ये था बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और यही टॉपिक आज हमारा रहेगा इस क्लास में। देखिए, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास में हम क्या पढ़ने वाले और लिबरलिज्म में क्या पढ़ने वाले बेटा, ये सारे टॉपिक्स हम ध्यान से पढ़ेंगे, और बड़े बिल्कुल अटेंटिव होके आपको ये पढ़ना है। और जिसको पिछला क्लास देखनी, प्लीज पिछली वीडियो देख कर आइए, जहां पर हमने पेंटिंग्स वगैरह के बारे में और हमने एक नेशन के बारे में बात की कि नेशन किसको बोलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ आइडियाज के बारे में बात की है बेटा। तो उसको प्लीज आप लास्ट वीडियो को देखिए, ताकि आपको अगली वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए बेटा। देखिए, राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, राइज है बेटा किसका, न्यू मिडिल क्लास की राइज है बेटा। राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, दैट इज योर हेडिंग है बेटा। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो पढ़ते हैं बेटा एक बार। इससे पहले सिविल कोड मैंने आपको बता दिया है, क्या इक्वलिटी लेके आए थे बेटा नेपोलियन, राइट टू प्रॉपर्टी लेके आए थे, और सिविल कोड ऐसे एरियाज में भी अप्लाई हुआ था यूरोप के जो कंट्रोल्ड किए जाते थे किसके द्वारा, कंट्रोल्ड बाय फ्रांस, किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, फ्रांस के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। ये कुछ बैकअप है जो कि आपका नेपोलियन को, जिसको सिविल कोड जिसको बोला जाता है बेटा चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन का चाइल्ड बोला जाता है बेटा, उससे रिलेटेड है। देखिए, अरिस्टोक्रेटिक क्लास इन यूरोप वाज ए डोमिनेंट क्लास, अरिस्टोक्रेटिक क्लास बेटा, अरिस्टोक्रेसी जो होती है बेटा वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बेटा। तो अरिस्टोक्रेटिक क्लास क्या थी बेटा यूरोप में, वो क्या थी, डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब ज्यादा थे वो, बट इट वाज कंप्राइज ऑफ ओनली फ्यू पीपल, लेकिन उसके अंदर कुछ ही लोग थे, फ्यू पीपल से वो कंप्राइज थी। मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप वर पीसेंट्स बेटा, ज्यादातर लोग क्या थे, पीसेंट्स थे, किसान थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ द लेबर और वर्किंग क्लास बेटा, किसकी इमरजेंस हुई बेटा, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ बेटा, तो उससे किसका आगमन हुआ बेटा, लेबर का और वर्किंग क्लास का। मैनी स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बेटा, बिजनेसमैन थे जो, और जो प्रोफेशनल्स थे बेटा, जैसे कोई भी मान ले डॉक्टर है, कोई मतलब प्रोफेशन होते हैं बेटा, अलग अलग वकील है, प्रोफेशनल्स थे। वो फॉर्म द मिडिल क्लास जो बनाते थे, गेन प्रोमिनेंस, उनको मतलब वो परसीद हुए, उनको प्रोमिनेंट, उनके बारे में जानकारी हुई। दीज क्लासेस सपोर्टेड द अबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो अरिस्टोक्रेसी के जो फायदे थे, बेनिफिट्स थे, जो अरिस्टोक्रेटिक, इसको मैं लिख देता हूं, जो अरिस्टोक्रेटिक बेनिफिट्स थे बेटा, उनको क्या किया गया, उनका अबॉलिशन किया गया, एंड डिमांडेड इक्वलिटी एंड एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो ध्यान रखना बेटा क्या बोला गया इसके अंदर। तो राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास का मतलब क्या था, ज्यादातर डोमिनेंट क्लास कौन सी थी, डोमिनेंट जो अपना डोमिनेंस रखती थी, अपना प्रभुत्व रखती थी, अपना शासन रखती थी, वो थी अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी। बट इट वाज कंप्राइज ऑफ ओनली फ्यू पीपल, लेकिन उसमें क्या थे, बहुत ही कम लोग थे। मोस्ट ऑफ द पीपल यूरोप में क्या थे, पीसेंट्स थे बेटा। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ लेबर और वर्किंग क्लास, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ इमरजेंस हुआ, आगमन हुआ किसका, लेबर का और वर्किंग क्लास का। मैनी, लेबर का और वर्किंग क्लास का, मैनी स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स वो फॉर्म द मिडिल क्लास को जो बनाते थे, गेन प्रोमिनेंस, इनको प्रसिद्धि मिली। दीज क्लासेस सपोर्टेड द, इन्होंने सपोर्ट किया
अबोलिशन हो, छोड़ा जाए, खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस बेनिफिट्स हैं बेटा। डिमांडेड इक्वलिटी, सब लोग बराबर हैं, राइट टू इक्वलिटी, सबको अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, गुण, दोष से संबंध रखता है। एंड एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, और उन्होंने एक आइडिया को सामने रखा, दैट इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जिसको आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बोला गया। सेकंड आता है लिबरलिज्म बेटा। लिबरलिज्म क्या था? ये तो था आपका ए पॉइंट, दैट इज योर ए पॉइंट। आप पढ़ते हैं बी पॉइंट। व्हाट इज बी पॉइंट? दैट इज लिबरलिज्म। वैसे तो लिबर्टी जो होती है, लिबर्टी का मीन होता है बेटा आजादी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? आजादी होता है, जिसको लिबरल बोलते हैं। द मिडिल क्लास स्टूड फॉर लिबरलिज्म। अब जो मिडिल क्लास आपने ऊपर देखी थी, जिसमें बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, या आपके आपके सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, इन सब ने किसको, मिडिल क्लास को जिसने फॉर्म किया था, अभी खड़े हो गए किसके लिए? लिबरलिज्म के लिए खड़े हो गए। इनको क्या चाहिए? लिबरलिज्म के प्रति खड़े हो गए। लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल टर्म्स स्टूड फॉर द इक्वेलिटी। ये लिबरलिज्म में क्या क्या आता है? एक तो क्या आती है बेटा? इक्वेलिटी होनी चाहिए, सब लोग इक्वल हैं। फ्रीडम होनी चाहिए सभी तरीके से, सबको आजादी मिलनी चाहिए। एंड फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपनी सहमति से। एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्क करे, सहमति के अनुसार कार्य करे। इन द इकोनॉमिक फील्ड की अगर बात करें, इकोनॉमिक फील्ड में बात करें, लिबरलिज्म एडवोकेटेड द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स में फ्रीडम हो, अबोलिशन हो अनजस्ट ड्यूटी, जो बिल्कुल क्लास को देखकर ड्यूटीज लगाई गई है, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टेरिटरी टू द अदर टेरिटरीज। तो बिजनेस की फ्रीडम का मतलब क्या होता है? कि जो अनजस्ट ड्यूटी लगाई जाती हैं, जो बिना बात पे ड्यूटी लगा दी जाती हैं, जब मूवमेंट होता है बेटा गुड्स का वन टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, तो उनका क्या होना चाहिए? अबोलिशन होना चाहिए। तो इकोनॉमिक टर्म में क्या होता है बेटा? गुड्स फ्रॉम वन टेरिटरी टू अदर टेरिटरी। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो इससे इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना आई, इन विच कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसने कंट्रीब्यूशन दिया। जो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म था ना बेटा, इसने क्या दिया? कंट्रीब्यूशन दिया यूरोप में, किसमें? राइज ऑफ नेशनलिज्म के होने में। द न्यू कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर, आर्ग्यूड का मतलब मतभेद हुआ, फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट। अनहिंडर्ड, बिना हिंडर का ना रोकना, और अनहिंडर्ड बिना रोकना, नो रुकावट, नो कोई भी हिंडरनेंस ना हो, नो हिंडरेंस, फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, सम ऑफ दीज वर। अब कुछ मेजर्स आए बेटा, वो मेजर्स क्या क्या थे उनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। In 1834, a custom union called Zollverein was formed at the initiative of Persia। बेटा किसने? इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। सेवरल जर्मन स्टेट ज्वाइन द यूनियन। एक जर्मन यूनियन आया बेटा, और पर्शिया से, और उसमें कुछ जर्मन्स ने उसको क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। यूनियन अबोलिस्ट करता है, यूनियन ने अबोलिस्ट कर दिया टैरिफ के बैरियर, जितने भी बैरियर। देखो टैरिफ बैरियर क्या लगते हैं बेटा? टैरिफ वो होता है जब आप व्यापार करते हैं तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसको हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम अवर 30 टू 2। 30 से, जितनी पहले 30 टाइप की करेंसीज होती थी, उसके बाद सिर्फ करेंसी दो तरह की होगी। क्या हो गया बेटा? रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 अवर 30 टू 2। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे क्रिएटेड मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है चलना बेटा, जब आप चल फिर सकते हैं उसको बोलते हैं चलना। लीडिंग टू द नेशनल यूनिफिकेशन। अब नेशनल यूनिफिकेशन, अब नेशनल यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण हो रहा, एक साथ हो जाना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफिकेशन बोलते हैं। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड, मोबिलिटी हुई बेटा, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ा टू द नेशनल यूनिफिकेशन में। यू फाइंड दैट वेव ऑफ ए इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया, स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और कुछ नेशनल सेंटिमेंट क्या हो गए बेटा? ग्रो हो गए। तो इस प्रकार से बदलाव देखे गए बेटा, कहाँ पे? आपके यूरोप में बेटा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले एक बार देखो बेटा, हिस्ट्री का काम है तो थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले चैप्टर को हम, बिल्कुल ऐसे स्पीड को नहीं बढ़ाने वाले हम। सबसे स्टार्टिंग में हमने किसके बारे में पढ़ा? नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ा।
1804 में क्या आया, उसका एक सिविल कोड आया, स्टोरी के रूप में पढ़ी अब आप। 1804 में उसका एक सिविल का कोड आया बेटा, जिस सिविल के कोड के अंतर्गत क्या चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। एक तो राइट टू इक्वलिटी, सारे पीपल्स इक्वल बिफोर लॉ, कानून सब लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल इक्वल है, एक तो ये आया। राइट टू प्रॉपर्टी आया, प्रॉपर्टी का अधिकार आया, और जितने भी प्रिविलेजेस थे बेटा जो एंजॉय किए जाते थे हाई बर्थ्स के द्वारा, उन सबको अबोलिश कर दिया गया। ये सिविल कोड था बेटा। सिविल कोड ऐसे एरिया में भी लागू किया गया, आल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप विच वर कंट्रोल्ड बाय द फ्रांस, जो कंट्रोल किए जाते थे फ्रांस के द्वारा, ऐसे एरिया में भी लागू हुआ बेटा। इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच और रिपब्लिक एंड इटली में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आई बेटा, उसको सिंप्लीफाइड किया और एंडेड कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, लिबरेटेड कर दिया पीसेंट्स को, सेफ्टोम से बिल्कुल आजाद कर दिया किसानों को नेपोलियन बोनापार्टे ने। इन टाउन्स में बेटा उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया बेटा, गिल्ड्स वर रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, जिससे बिजनेसमैन को और किसी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ट्रेडर्स को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगा, कि जो कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज था बेटा, उसके बारे में। पीपल जो यूरोपियन कंट्रीज के थे, इनिशियली फ्रेंच आर्मीज को उन्होंने वेलकम किया, लेकिन लेटर उनके खिलाफ भड़क गई, क्योंकि किसके कारण बेटा, उनके द्वारा टैक्सेशन को इंक्रीज कर दी के कारण वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ये था नेपोलियन बोनापार्टे, जिसको हम चाइल्ड ऑफ, ये था बेटा नेपोलियन बोनापार्टे, आल्सो नोन एज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा नेशनलिज्म में यूरोप में कैसे आया बेटा। देखो मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन स्टेट यूरोप में नहीं था। इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट वन नेशन बट डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स में बटे हुए थे। सेंट्रल और ईस्टर्न एब्सोल्यूट मोनार्कीज के नीचे थे बेटा, राजा का शासन था। सेवरल फैक्टर लेड टू द इमरजेंस हुआ बेटा, आइडिया आया बेटा इमरजेंस नेशनलिज्म का इन लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बाद। सम ऑफ दीज वर द राइज ऑफ मिडिल क्लास, किसका राइज हुआ बेटा, मिडिल क्लास का। लिबरलिज्म आया, जैसे जैसे हम ए पार्ट में पढ़ेंगे किसका, राइज ऑफ मिडिल क्लास। बी पार्ट में पढ़ेंगे लिबरलिज्म आया, और सी पार्ट में आएगा एंड द राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 एंड अपोजिशन बाय द पीपल, जिसको हम सी पार्ट में पढ़ेंगे। ये चीज था बेटा नेशनलिज्म इन ग्रुप के बारे में। अब राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास का कैसे हुआ बेटा, नीचे जैसे हमने लिख रखा है, ये राइट टू प्रॉपर्टी, एरिया पार्टी डिवाइडेड बाय द यूरोप, ये सब किसके द्वारा है बेटा, नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा। The aristocratic class in Rome was a dominant class थी बेटा, but it was comprised only few people थे। most of the class क्या थी, peasant थे बेटा, वहां पे किसान लोग थे। इंडस्ट्रियल ने, बिजनेसमैन ने, प्रोफेशनल ने, मिडिल क्लास ने वहां पे प्रोमिनेंस प्रसिद्धि पाई, और इन क्लास ने अबोलिशन करना स्टार्ट किया अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का, जो अरिस्टोक्रेसी के कारण, लोगों की सरकार के कारण, राजाओं के दबाव के कारण कुछ बेनिफिट्स थे बेटा, उन सबको इन्होंने अबोलिशन करना स्टार्ट किया और डिमांड किया इक्वलिटी को बेटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राइज हुआ बेटा न्यू मिडिल क्लास का, जिन्होंने आइडिया को क्या किया, अपोज किया, और उन्होंने अपनी इक्वलिटी के लिए डिमांड करनी स्टार्ट कर दी और एडवोकेटेड दिया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का। उसके बाद लिबरलिज्म कैसे आया, द मिडिल क्लास स्टूड फॉर लिबरलिज्म। अब जो मिडिल क्लास थी लिबरलिज्म के लिए खड़ी हो गई। इन्होंने मांग की इक्वलिटी की, फ्रीडम की, और फॉर्मेशन एक ऐसी वर्किंग ऐसी गवर्नमेंट हो जो कंसेंट से काम करे, मीन सहमति से काम करे, ये इनकी डिमांड्स हमारे सामने आ गई। इन द इकोनॉमिक फील्ड में बात करें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब होता है बेटा फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का फ्रीडम होना, और अबोलिशन होना बिना बात के टैरिफ का या अनजस्ट ड्यूटीज का। जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जब एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी पे जाती तो बिना बात की ड्यूटीज लगा दी जाती थी, जिनको हम अनजस्ट ड्यूटीज बोलते हैं, उनका अबोलिशन होना चाहिए। इससे बिगिनिंग हुई बेटा इकोनॉमिक नेशनलिज्म की। और यूरोप वाज कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म, और ईच इसने भी किसमें कंट्रीब्यूशन दिया बेटा, राइज ऑफ नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूशन। कोई भी नई कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, पीपल और कैपिटल के ऊपर भी। और सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, सम ऑफ दीज वर, इसके लिए कुछ मेजर्स बनाए गए, जिनमें से कुछ मेजर्स जो हमारे थे वो क्या थे बेटा, इन 1834 में एक कस्टम यूनियन कॉल्ड जोल्बरीन वाज फॉर्म, एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया, जिसका इनिशिएटिव हुआ पर्सिया से बेटा। सेवरल जर्मन स्टेट ज्वाइंड द यूनियन, कुछ जर्मन स्टेट ने यूनियन को ज्वाइन किया।
अबोलिश द टेरी बैरियर्स को इन्होंने अबोलिश कर दिया और रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ करेंसी जो आवर 30 थी उनको 2 तक कर दिया। रेलवे के इंट्रोडक्शन से नेशनल यूनिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया और रेलवे नेटवर्क ने बेटा स्टिमुलेट किया मोबिलिटी किया हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल इकोनॉमिक यूनिफिकेशन में नेशनल का यूनिफिकेशन हुआ। वी फाइंड दैट ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने एक ऐसे आइडिया जो नेशनलिस्ट का आइडिया था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे बेटा, जो ग्रो कर रहा था सेम टाइम पर, उसको स्ट्रेंथन कर दिया, उसको और ज्यादा मजबूत बना दिया। तो ये था बेटा हमारे इससे रिलेटेड। अब राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द अपोजिशन बाय द पीपल, जो कि आपका इससे आगे हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कंजर्वेटिव समझते हैं क्या होते हैं। There were the opinion that traditional institutions of state and society like monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. उनको preserve करना चाहिए। Second क्या था? Did not propose a return to the society of pre-revolutionary ये क्या हो गया बेटा days, but realized that modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy। ये दोनों थे बेटा कंजर्वेटिव्स थे, उनको कंजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जब बार बार पढ़ते हैं चीजों को बचाना, चीजों को कंजर्व करना। सो देयर वर द ओपिनियन, ऐसे ओपिनियन थे दैट ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस है ना हमारे स्टेट और सोसाइटी के बेटा, कंजर्व करना, ध्यान से सुनना बेटा। देयर वर द ओपिनियन दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की है या चर्च है, सोशल हियरार्की है, प्रॉपर्टी है हमारी या फैमिली है, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए। लेकिन डिड नॉट पोजेस ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज बट रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को क्या करेगा बेटा? स्ट्रेंथन करेगा लाइक द मोनार्की की तरह। तो कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड इन 1815 इन विच ब्रिटेन, ए कांग्रेस ऑफ वियना 1850 में ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया पार्टिसिपेटेड टू ड्रा अप सेटलमेंट फॉर यूरोप बेटा। कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ने इसको होस्ट किया बेटा कांग्रेस ऑफ वियना को, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच नाम था बेटा, ड्यूक मेटरनिच। सम रिजल्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना के कुछ रिजल्ट्स थे बेटा, उन रिजल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड कब हुई? 1815 में, इन विच ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। तो सबसे पहले बात आती है 1815 की। 1815 में क्या हुआ बेटा? कांग्रेस ऑफ वियना हुई बेटा। होस्ट किसने किया? होस्टेड बाय ड्यूक मैटरनिच थे बेटा, जिनका नाम था, और ये मैटरनिच थे ऑस्ट्रियन चांसलर। कौन थे बेटा? ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिन्होंने इस कांग्रेस की वियना को, और इन्होंने पार्टिसिपेट किस किसने किया बेटा कांग्रेस वियना में? इसमें पार्टिसिपेट किया ब्रिटेन ने, रसिया ने, पर्सिया ने, ऑस्ट्रिया ने बेटा। इन चीजों ने क्या किया? इन सब ने क्या किया? वहां पे पार्टिसिपेट किया बेटा, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और इसके कुछ रिजल्ट्स जो थे बेटा, हम उस रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं। वो रिजल्ट्स क्या क्या थे? मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, फ्रांस में मोनार्की रिस्टोर्ड हुई, एंड स्ट्रेंथन इन पर्सिया में स्ट्रेंथन हुई। बेल्जियम एंड ऑस्ट्रिया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो स्वायत्ता की गवर्नमेंट थी, वो सेटअप इन दीज कंट्रीज में सेटअप हुई। ध्यान रखना बेटा, मोनार्की तो रिस्टोर्ड हुई बेटा कहाँ पे? फ्रांस में। स्ट्रेंथन कहाँ पे हुई? पर्सिया में। और बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वर सेटअप कर दी गई बेटा इन दीज कंट्रीज में। ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप टू बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। एक सीरीज ऑफ स्टेट्स, ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द, एक सीरीज ऑफ स्टेट बनाएगी बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस पे, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए फ्रेंच की ज्यादा एक्सपेंशन, ताकि फ्यूचर में ना हो जाए। तो कंजर्वेटिव रिगाइम सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक स्वायत्ता थे। दे डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट, असहमति, एंड इम्पोज सेंसरशिप बेटा ऑन दीज मटेरियल के ऊपर, और आर्टिकल न्यूज़पेपर्स के ऊपर पाबंदी लगाई।
बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग दैट रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो आइडिया दिखाते थे लिबर्टी का और फ्रीडम का, उन सब के ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी बेटा, सबको रोक दिया। These conservative ideas जो थे give rise to the liberal nationalist को राइज हुए, रिवोल्यूशनरी है बेटा, लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब ये दोनों के दोनों क्रांतिकारी थे बेटा, जो इसका कंजर्वेशन को क्या करते थे, जो अपोज करते थे बेटा, क्या करते थे, अपोज करते थे किसको, कंजर्वेशन। लिबरल्स वर अपोज्ड टू मोनार्कियल गवर्नमेंट के बेटा, इन्होंने अपोज किया मोनार्की की गवर्नमेंट को। दे एडवोकेटेड लिबर्टी को बोला, फ्रीडम को बुलाया, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट के लिए डिमांड रखी। आफ्टर 1850 मैनी लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड एंड एस्टेब्लिश सेवरल सीक्रेट सोसाइटी। अब कंजर्वेशन के बाद वो ग्राउंड में चले गए और सीक्रेट सोसाइटी को बनाना क्या कर दिया बेटा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया बेटा। देखो इसको ऐसे समझिए आप, देखो कंजर्वेशन क्या था, कंजर्वेशन राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था, और अपोजिशन बाय द पीपल किसने किया, लोगों ने अपोजिशन किया। तो अपोजिशन को हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले हम कंजर्वेशन का आइडिया पढ़ेंगे, ये पहले पढ़ेंगे राइज ऑफ कंजर्वेशन कैसे था। ओपिनियन, ऐसे ओपिनियन होते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे हैं स्टेट और सोसाइटी के, जैसे मोनार्की है, चर्च है, सोशल हियरार्कीज है, प्रॉपर्टी है और फैमिली है, शुड बी प्रिजर्व्ड, उनको प्रिजर्व बचाना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, रखना चाहिए। डिड नॉट प्रपोज रिटर्न ऑफ सोसाइटी, लेकिन उनका सोसाइटी के प्रति कोई भी प्रतिनिधि नहीं है प्री रिवोल्यूशनरी डेज, बट रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की को क्या कर रहे हैं बेटा, ये मजबूत कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। कांग्रेस ऑफ वियना हुई बेटा 1815 में, जिसमें पार्टिसिपेट किया ब्रिटेन ने भी, रशिया ने भी, पर्शिया ने भी, ऑस्ट्रिया ने भी उसमें क्या किया बेटा, पार्टिसिपेट किया, और कुछ ड्रा किए सेटलमेंट फॉर यूरोप के लिए। कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द, इस कांग्रेस को होस्टेड जिसने किया उसका नाम था बेटा ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, उसका नाम था। सम रिजल्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना वर, उनके रिजल्ट क्या क्या थे बेटा, मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, मोनार्की को रिस्टोर्ड कर दिया गया फ्रांस में। स्ट्रेंथन कर दिया गया प्रशिया में, और बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, सभ्यता की गवर्नमेंट आई, खुद का शासन, और सेटअप इन दीज कंट्री, और एक कुछ सीरीज ऑफ स्टेट्स को लगा दिया गया बाउंड्रीज पे, ताकि फ्रांस का ज्यादा एक्सपेंशन ना हो पाए। और कंजर्वेटिव निकाय सेटअप इन 1815 में आए थे, ऑटोक्रेटिक थे बेटा, खुद के द्वारा स्वयं के द्वारा बनाए गए शासन थे। They did not tolerate dissents, असहमति को मानते नहीं थे। Impose censorship on those material and article, और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी, जो आर्टिकल्स थे, न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक हो, चाहे प्लेज हो, चाहे सॉन्ग्स हो बेटा, दैट रिफ्लेक्टेड, जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी को क्या करते थे, आइडियाज ऑफ लिबर्टी को दर्शाते थे, उन सब के ऊपर क्या लगा दी बेटा, पाबंदी लगा दी। इन कंजर्वेटिव आइडियाज ने राइज किया बेटा लिबरल नेशनलिस्ट इसको। अब देखो यहाँ से जो हमें कंजर्वेशन था वो पढ़ लिया, अब उसके बाद जो यहां से है बेटा, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है अपोजिशन, अपोज्ड बाय पीपल्स, अब अपोजिशन स्टार्ट हो गया यहां से। These conservative ideas gave rise to liberal nationalists, क्रांतिकारी आए, रिवोल्यूशनरीज आए। लिबरल्स वर अपोज टू द मोनार्कियल गवर्नमेंट को अपोज किया, और एडवोकेट किया लिबर्टी और फ्रीडम को, लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी और फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी का शासन होना चाहिए, एंड क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट होने चाहिए। आफ्टर 1815 के बाद मैनी लिबरल नेशनलिस्ट ने वेंट अंडरग्राउंड चले गए बेटा, और एस्टेब्लिश किया सेवरल सीक्रेट सोसाइटी को, क्या कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। गुज़ेप्पे मज़ीनी एक नाम थे बेटा, गुज़ेप्पे मज़ीनी एक नाम थे बेटा, एक इटालियन हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिनका एक इम्पोर्टेंट रोल था बेटा, इम्पोर्टेंट रोल किसके यूनिफिकेशन में, इन्होंने यूनिफिकेशन किसका किया था बेटा, इटली का। ध्यान रखना इसका नाम आता है बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। Did not want Italy to remain a patchwork of small state का पैचवर्क ये नहीं चाहते थे, सिर्फ एक छोटे से स्टेट का पैचवर्क हो और किंगडम्स हो। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर एस्टेब्लिश्ड की इन जर्मनी में बेटा, फ्रांस में, उसके मॉडल को देखते हुए फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में बेटा सीक्रेट सोसाइटी बनी। ही अपोज मोनार्की को अपोज किया, वांटेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। बिकॉज ऑफ हिज सेवरल क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्की के कारण ही वाज डिस्क्राइब्ड बाय मैटरनिच एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ टू आवर सोशल ऑर्डर के लिए, जो मैटरनिच था बेटा, इन्होंने बहुत ज्यादा अपने मोस्ट डेंजरस बताया एनिमी
इसके लिए सोशल ऑर्डर के लिए। ये नाम था बेटा गिउसेppe मज़िनी गिउसेppe मज़िनी का। और मेंबर थे बेटा ये सीक्रेट सोसाइटी के। किसके मेंबर थे बेटा ये? सीक्रेट सोसाइटी के। देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, टू सीक्रेट सोसाइटी गिउसेppe मज़िनी यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंबर किसके थे? सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम था कार्बोनारी। क्या नाम था बेटा? कार्बोनारी। टू सीक्रेट सोसाइटी यंग यूरोपियन बर्न और यंग इटलियन मार्सिलीज। ये बेटा क्या थी? टू सीक्रेट सोसाइटीज थी और ये मेंबर थे कार्बोनारी के बेटा। ये क्या थे? मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी। ये उनके क्या थे? सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे बेटा। आगे देखिए, तो पीछे हमने देखा कि ये इटली के यूनिफिकेशन में ये इन्होंने अपना मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इटली को पैचवर्क ही चाहते थे, पैचवर्क के रूप में नहीं देखना चाहते थे स्मॉल स्टेट्स का, किंगडम्स का। सीक्रेट सोसाइटी को इसी के मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी के बाद फ्रांस में, फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के बाद पोलैंड में यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज बनी, जो कि इन्होंने मॉडल को फॉलो किया। इन्होंने अपोज किया मोनार्की को और वांटेड टू एस्टेब्लिश। ये चाहते क्या थे? ये चाहते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये चाहते थे बेटा। और क्या नहीं चाहते थे? ये नहीं चाहते थे क्या? जो कौन सी गवर्नमेंट थी बेटा? जो मोनार्की की गवर्नमेंट थी बेटा, उस गवर्नमेंट को ये नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ सेवरल क्रिटिसिज्म के कारण मोनार्की के प्रति डिस्क्राइब बाय मेटरनिच ने उन्हें मोस्ट डेंजरस एनिमी कहा बेटा सोशल ऑर्डर के प्रति। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक बेटा जो हमें पढ़ना था। देख लीजिए एक बार ध्यान से। आज जो हमने पढ़ा है वो हमने स्टार्ट किया था बेटा नेपोलियन चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फटाफट एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। राइज ऑफ नेपोलियन का मोनार्की में फ्रांस में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को लेके आए। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिविल कोड 1804 को, नोन एज द नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। इस कोड ने इंस्टीट्यूट किया बेटा प्रिंसिपल इक्वालिटी और राइट टू प्रॉपर्टी, और जो भी प्रिविलेजेस थे, जो भी बेनिफिट्स थे हायर क्लास के बेटा, उनको खत्म कर दिया। और इस कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 को एक कोड माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्टे कोड भी बोला जाता है बेटा इसको। नेपोलियन को चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला जाता है। दूसरा, अदर पार्ट्स में भी ये इम्प्लीमेंटेड हुआ जो फ्रांस के कंट्रोल में आता था। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक, इटली में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारा और फ्यूडल सिस्टम को आजाद किया और किसानों को भी मिलकर इसने क्या किया? आजाद किया। और अपने टाउन में इसने कुछ बिजनेसमैन से रिलेटेड कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम लेके लॉज का बेटा, जिनसे एडवांटेज हुआ बेटा स्मॉल बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को। पीपल और अदर यूरोपियन कंट्री ने स्टार्टिंग में तो फ्रेंच आर्मीज को क्या किया? वेलकम किया, लेकिन उनके द्वारा इंक्रीज टैक्स करने के कारण वहां पे उनका अपोजिशन बढ़ गया बेटा। मिड 18th सेंचुरी में अगर बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आया बेटा, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एक नेशन नहीं थे लेकिन किंगडम्स थे बेटा। सेंट्रल सिस्टम में कुछ फैक्टर थे जिसे एमरजेंस हुआ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का। सम ऑफ दीज वर क्या क्या थे? राइज ऑफ द मिडिल क्लास, इसका हुआ बेटा। लिबरलिज्म हुआ। न्यू कंजर्वेटिज्म हुआ बेटा 1815 का, जिसको लेकर कांग्रेस की एक सभा हुई और अपोजिशन बाय द पीपल ने नेशनलिज्म के आइडिया को जन्म दिया। राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास में यूरोप में क्या थे बेटा? एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, लेकिन ज्यादातर क्या थे? वहां पे किसान थे। और कुछ वहां पे रिजल्ट हुआ बेटा इमरजेंस ऑफ लेबर और वर्किंग क्लास का इमरजेंस हुआ। और मिडिल ने मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज ने, बिजनेसमैन ने, प्रोफेशनल ने वहां पे प्रोमिनेंस गेन की। और इन क्लास ने एरिस्टोक्रेसी को अबोलिशन किया और डिमांड की इक्वलिटी की और आइडिया लेके आया नेशनलिज्म का। लिबरलिज्म का था बेटा टिम स्टैंड फॉर, बिल्कुल फ्रीडम और इक्वलिटी से रिलेटेड होती है, तो जो कि गवर्नमेंट को कंसेंट के साथ हो और इकोनॉमिक फील्ड में अनजस्ट ड्यूटी को हटाया जाए और टैरिफ फ्री वहां पे व्यापार करने दिया जाए। और इस प्रकार यूनिफिकेशन, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का जो हुआ था बेटा, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड होस्ट के, तो इसके कारण कुछ सेवरल मेजर लिए गए। एक यूनियन थी बेटा जोल्वरीन को फॉर्म हुई बेटा, जो कि पर्शिया में हुई। सेवरल जर्मन्स ने उसको ज्वाइन किया। यूनियन टेरिबेरीज हुआ और जो करेंसी 30 थी बेटा ज्यादा, उसको 2 पर लाकर रोक दिया, जिसके कारण क्रिएटेड हुई मोबिलिटी लीडिंग टू द नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे के कारण इस तरीके से सब कुछ हुआ। कंजर्वेटिज्म के अंदर हमने पढ़ा कि एक ओपिनियन था, ये कंजर्वेटिव्स क्या थे बेटा? ओपिनियन रखते थे कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके स्टेट के, सोसाइटी के, या आपके मोनार्की के, या चर्च है, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली को प्रिजर्व करना चाहिए। एंड डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू सोसाइटी, के प्रति कोई भी रिटर्न नहीं देना चाहिए। और बाकी मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही है कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ज्यादा मजबूत हों। एक कांग्रेस ऑफ वियना हुई 1815 में,
जिसमें पार्टिसिपेट किया ब्रिटेन ने, रशिया ने, पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया ने, सबने उसमें डिटेल से क्या लिया बेटा, भागीदारी की। और इसको होस्ट किया बेटा ऑस्ट्रियन एक चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिच ने इसको इसको चांसलर थे बेटा, जिन्होंने इसको क्या किया बेटा, होस्ट किया। इसमें मोनार्की ने रिस्टोर्ड किया, फ्रांस को स्ट्रेंथन किया, पर्शिया में बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, और बाउंड्रीज पर फ्रांस के लिए कुछ स्टेट लगा दी गई, सीरीज ऑफ स्टेट, ताकि फ्रांस का और एक्सपेंशन ना हो सके बेटा। कंजर्वेटिव 1850 में ऑटोक्रेटिक हुआ तो नो टॉलरेट डिसेंट एंड इम्पोज सेंसरशिप लगाई, ऐसे आर्टिकल न्यूज़पेपर और बुक्स के ऊपर जो आपकी फ्रीडम और लिबर्टी के आइडियाज को दिखाते थे। तो इसको लेकर अब लिबरल नेशनलिस्ट थे या रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अपोज किया। लिबरल वर अपोज टू मोनार्कियल गवर्नमेंट के प्रति अपोजिशन हुआ, एडवोकेट किया लिबर्टी एंड फ्रीडम को, एंड क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट का क्रिएशन हुआ। लेकिन आफ्टर 1815 मैनी लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड एंड एस्टेब्लिश सेवरल सीक्रेट सोसाइटी बनाई। उनमें से एक थे गुजेपी मजीनी, जिन्होंने मॉडल दिया था। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली को करने में। पैचवर्क स्मॉल स्टेट ऑफ किंगडम्स को उनका नहीं चाहते थे कि इटली पैच ऑफ वर्क स्मॉल स्टेट का एक गठन रह जाए। मॉडल तैयार किया बेटा सीक्रेट सोसाइटी के लिए, एस्टेब्लिश इन जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी उसके मॉडल को लेकर सीक्रेट सोसाइटीज बनी। मोनार्की को अपोज किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को उन्होंने अपनाया। मेटरनिच था मोस्ट डेंजरस एनिमी था हमारे सोशल ऑर्डर का। तो हमारे क्या बेटा, मेटरनिच इन्होंने मोस्ट डेंजरस एनिमी के रूप में बताया सोशल ऑर्डर का। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मजीनी थे बेटा वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी थे, उसके जो की थी कैरोन बोनारियो सीक्रेट सोसाइटी का नाम था। ये था बेटा टुडेज के टॉपिक। अगले वाले टॉपिक जो आएंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पिछली वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड एक दूसरे से, ये इवेंट से बेटा कब कैसे क्या हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज 1813 टू 1848। इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जहाँ पे बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन होगी, एंड दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा 1830 टू 48। थैंक यू वेरी मच टू अटेंडिंग दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक को दोबारा रिपीट करना, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज आपका करवा दूं। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।